नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी का तीसरा भाग। दो भाग अपने हो चुके हैं, आज तीसरा पार्ट पढ़ेंगे इसका। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बेल्जियम की समझदारी। यानी कि दो पार्ट में मैंने आपको बता दिया था, एक में दोनों की जातीय बनावट श्रीलंका और बेल्जियम की, एक पार्ट में मैंने आपको बताया था श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, तीसरा पार्ट है बेल्जियम की समझदारी। क्योंकि आपको पता है कि बेल्जियम जो है डिफरेंट था श्रीलंका से, उसमें श्रीलंका की तरह बहुसंख्यकवाद नहीं हुआ, वहां के लोगों ने कुछ समझदारी दिखाई। तो सरकार ने समझदारी दिखाई, वो कैसे दिखाई है वो एक बार जान लेते हैं। चलिए, 1950 और 60 के दशक में बेल्जियम की सरकार ने अपने देश की भाषाई तथा क्षेत्रीय विविधताओं को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगा लिया कि भाषा तथा क्षेत्र के आधार पर टकराव हो सकते हैं। यानी कि क्या हुआ विद्यार्थियों, आपको पता है, मैंने आपको पहले भाग में बताया था, पहले पार्ट में बताया था कि श्रीलंका और बेल्जियम दो देशों की स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। श्रीलंका तथा बेल्जियम में स्थितियां थोड़ी सी अलग अलग थी। अब हम सिर्फ बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम में आपको पता है डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले रहते थे। तो इनको पता था कि हमारे यहाँ भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर, क्योंकि आपको पता है बेल्जियम में डच बोलने वाले फ्लेमिश इलाके में रहते थे और फ्रेंच बोलने वाले जो है वेलोनिया इलाके में रहते थे, रीजन में रहते थे। तो उनको पता था कि हमारे यहाँ भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर बहुत सारी विविधताएं हैं, असमानताएं हैं, ठीक है ना, भिन्नताएं हैं। तो कहीं ना कहीं टकराव हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा सरकार ने पहले ही लगा लिया। जब उनको इस बात का अंदाजा लगा तो उन्होंने क्या है, कुछ बदलाव करने की सोची। तो आगे वो अपने संविधान में कुछ बदलाव करेंगे। तो देखिए क्या होता है, 1970 से 93 के बीच बेल्जियम की सरकार ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन यानी कि बदलाव किए। इस सरकार ने, बेल्जियम की सरकार ने अपने संविधान में 4 बार 1970 से लेकर के 1993 तक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1970 से लेकर 1993 तक, है ना, यहाँ पर 4 बार इन्होंने अपने सरकार संविधान में अलग अलग जो है बदलाव किए हैं। आगे देखिए, बेल्जियम ने 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए कि देश में रहने वाले किसी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास न हो। यानी कि ये संशोधन सिर्फ इसलिए किए गए कि वहां श्रीलंका जैसी स्थिति नहीं आए, बेगानेपन फील नहीं हो, अकेलापन फील नहीं हो कि भाई हम इनसे अलग हैं, सारे अधिकार फ्रेंच लोगों ने, डच लोगों ने ले लिए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, या जर्मन लोगों को बुरा लगे, ऐसा किसी को फील ना हो। इसलिए सरकार ने सबको समान प्रतिनिधित्व दिया है, सबकी बराबर बराबर व्यवस्था की, सबको समान अधिकार दिए गए हैं, है ना। व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास नहीं होता था, सभी आपस में मिलजुल कर रह सके। अगर सभी को देखो समान अधिकार होते तो सभी मिलजुल कर रह लेते हैं, अगर सबको समान अधिकार नहीं होते तो मिलजुल के नहीं रह पाते। आपको ही पता है, जैसे घर में अगर मान के चलो 4 भाई बहन है, अगर 2 के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और 2 के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता तो उनको ऊपर बुरा लगता है। इसलिए यहाँ पर भी बेल्जियम की सरकार ने समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की है। आगे देख लेते हैं बेल्जियम मॉडल की विशेषताएं। ये विशेषता देखना जरूरी है कि बेल्जियम की सरकार ने ऐसे कौन कौन से प्रावधान किए थे जिनकी वजह से हम उसको बेल्जियम मॉडल कहते हैं, कि उसकी कुछ अच्छी विशेषता है जिसकी वजह से उस श्रीलंका जैसा नहीं बना, और एक इसके जो है यूनिक मॉडल इसको बोला जाता है। तो इसके 4 प्रोविजन से, 4 प्रावधान, मैं आपको चारों ही एक बार बता देता हूँ। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार, यानी कि यहाँ पर केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। एक संविधान है, उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है। आपको पता है मुख्यतः यहाँ पर 2 भाषाई समूह मेनली थे, डच और फ्रेंच। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो केंद्रीय सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच भाषी जो मंत्री होंगे उनकी संख्या समान रहने वाली है। जो मंत्री बनेंगे वो डचों की तरफ से भी इतने, फ्रेंच की तरफ से भी इतने। मान के चलो 24 मंत्री अगर बनने हैं तो 12 मंत्री यहाँ पर दोनों ही भाषाई समूह से हमको दिखाई देंगे। यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा भेदभाव नहीं, चाहे फ्रेंच वालों की संख्या कम है, आपको पता है फ्रेंच पीपल्स की संख्या 40% है, डच की संख्या 59% है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में। आगे क्या है, तथा कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। अगर इनको कुछ विशेष कानून बनाना है, जिससे कि कुछ संविधान में कुछ चेंज करना है ना, तो वो कानून तभी बन सकता है जब दोनों पक्ष के सांसद, दोनों ही भाषाई समूह के सांसद जो उसके बहुमत में हैं, उसके पक्ष में हैं, डच भी और फ्रेंच भी, यानी कि कोई एक अकेला उसको नहीं कर सकता है। आगे लिखा हुआ है किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। मान के चलो डच कुछ चाहते हैं लेकिन फ्रेंच नहीं चाहते, तो डच अकेले उस फैसले को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत होना जरूरी है, उसके पक्ष में होना जरूरी है। कोई भी एक तरफा फैसला नहीं ले सकता, किसी भी भाषा समूह के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते, ऐसा पहले से प्रावधान है। तो यहाँ पर ये भी अच्छी बात है कि भाई कोई एक दूसरे पर संख्या के आधार पर, अपने बहुमत के आधार पर जो है किसी दूसरे पर जो उसको डोमिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं
केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं। जो केंद्रीय सरकार है उसकी कुछ शक्तियां, यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय सरकारें, कुछ राज्य सरकार हैं, उनको सुपुर्द कर दी गई है। बहुत सी शक्तियां, उसकी अनेक शक्तियां तो उनमें बांट दी गई हैं। इसका मतलब केंद्र सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर सुप्रीम नहीं है, आगे लिखा हुआ, अर्थात राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, यानी कि राज्य सरकारें स्वतंत्र रह करके काम कर सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ही कुछ पावर्स जो है वो शिफ्ट कर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्षेत्रीय सरकारों के पास, जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनके पास में। आगे है ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। अब ब्रुसेल्स का आपको पता है यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी। आपको पता है बेल्जियम में डच बोलने वालों की संख्या 59% थी। आपको मैं बता देता हूँ बेल्जियम में डच बोलने वालों की संख्या कितनी थी, 59% थी, ठीक है ना। और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कितनी थी, फ्रेंच बोलने वालों की संख्या थी 40%। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने जो है समान प्रतिनिधित्व स्वीकार किया है। देखो यहाँ पर इन्होंने समान प्रतिनिधित्व, मंत्रियों की संख्या सेम रहेगी। अब आपको ब्रुसेल्स की मैं संख्या बता दूं, ब्रुसेल्स की क्या है, ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या थी 80% और डच बोलने वालों की संख्या थी 20%, ये आपको पता है। अब यहाँ पर कौन ज्यादा है, फ्रेंच। यहाँ पर चाहे फ्रेंच ज्यादा है तो फिर भी यहाँ ब्रुसेल्स में क्या हुआ है कि इन लोगों ने भी यहाँ पर समान प्रतिनिधित्व स्वीकार किया है, यानी कि यहाँ पर डचों को भी वही मौका मिलेगा जितना केंद्र सरकार में फ्रेंच को मिला है। तो यहाँ पर भी ब्रुसेल्स, क्योंकि आपको पता है सरकार है, ब्रुसेल्स में अलग गवर्नमेंट बनाई गई, देश से अलग एकदम गवर्नमेंट बनाई गई है। तो यहाँ पर भी दोनों को, फ्रेंच और डचों को, दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यानी कि यहाँ भी समान में सरकार में दोनों का बराबर बराबर हिस्सा रहेगा। अगर मंत्री बनेंगे तो भी दोनों के बराबर बराबर बनेंगे। आगे क्या पॉइंट है, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक सामुदायिक सरकार भी है। अच्छा, केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी और ब्रुसेल सरकार होगी। इन सरकारों के अलावा यहाँ पर एक सामुदायिक सरकार भी है। सामुदायिक सरकार, आप कहेंगे सर सामुदायिक सरकार क्या होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि एक भाषा समूह के लोग, एक जाति समूह के लोग, कुछ समुदाय के लोग अपनी पर्टिकुलर सरकार को चुनते हैं, उसको सामुदायिक सरकार कहा जाता है। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग कर सकते हैं। तो इस सरकार का चुनाव कौन करेगा, जैसे कि मान के चलो डच बोलने वाले हैं तो वो एक मिलकर के सभी डच लोग डच सरकार का चुनाव करेंगे, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, लेकिन डच सरकार का चुनाव सिर्फ डच बोलने वाले लोग ही करेंगे, वही उसको इलेक्ट करेंगे और दूसरे भाषा के लोग उसको इलेक्ट नहीं कर सकते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहां भी रहते हो इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। मैंने बता दिया कि वो कहीं भी रहते हो, लेकिन सरकार का चुनाव जो है पर्टिकुलर उस भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा किया जाएगा। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। क्योंकि एक सामुदायिक सरकार है तो इस सरकार को संस्कृति, अपने कल्चर पर, शिक्षा, एजुकेशन, भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेती है। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अलग मसलों पर कार्य करती हैं, ये अलग मसलों पर कार्य करती हैं। आशा करता हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो पार्ट है, जो बेल्जियम की समझदारी, तुमको समझ में आया होगा। ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे जो वीडियो है, आगे के पार्ट में आपके लाऊंगा। एक तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, अब आपने श्रीलंका और बेल्जियम दोनों पढ़ लिए तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो है यहाँ पे क्या हुआ है और श्रीलंका में इससे क्या डिफरेंट था। तो आगे मैं आपको सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है वो पढ़ाऊंगा पार्ट 4 में, और पार्ट 5 में सत्ता की साझेदारी के रूप में वो बताऊंगा, और उसके बाद अपना जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अभी।